हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ सुषमा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का अध्याय बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार की शासन व्यवस्था से संबंधित है। इससे पूर्व के क्लास में आपने मुगल शासकों के अधीन बिहार के प्रशासन को देखा। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार पतन उन्मुख मुगल काल में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ और कैसे बिहार मुगलों के हाथ से निकलकर बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। साथ ही साथ बंगाल में अंग्रेजों के प्रवेश को भी देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने न सिर्फ बंगाल अपितु संपूर्ण भारत में एक व्यापारी से कैसे शासक बना। इसके तहत प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध एवं इलाहाबाद की संधि को विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे। चूँकि यह बिहार के इतिहास के सीरीज का 14वां वीडियो एवं मध्यकालीन बिहार का आखिरी अध्याय है, तो इसे समझने के लिए इससे पूर्व के वीडियो को अवश्य देख लें। बिहार पर बंगाल के नवाबों के शासन को जानने से पूर्व यह जानने का प्रयास करते हैं कि बंगाल मुगलों के हाथों से निकलकर कैसे एक स्वतंत्र राज्य बना और बिहार को भी अपने अधीन किया। मुगल साम्राज्य में औरंगजेब अंतिम प्रतापी शासक था। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके उपरांत उत्तर मुगल काल प्रारंभ हुआ। उत्तर मुगल काल में कोई भी शासक प्रभावशाली नहीं हुआ। इनकी दुर्बल स्थिति के कारण कई प्रांतों या राज्यों ने मुगल शासन की अधीनता को त्याग कर स्वयं स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर लिया। इसी क्रम में चिनक्लीज खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। सआदत खां अवध को स्थापित किया। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगलों के अधीनता से स्वतंत्र कर स्वयं यहाँ का नवाब बना। हैदर अली ने मैसूर में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। तत्कालीन समय में मराठा मध्य भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में उदित हो रखा था। साथ ही साथ राजपूत, सिख, जाट आदि ने भी मुगलों की केंद्रीकृत शासन को त्याग कर अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन को स्थापित कर लिया। इन सभी स्वतंत्र राज्यों के बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में विशेष पूर्वक पढ़ेंगे। चूँकि अभी हम बिहार के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और उत्तर मुगल काल में बिहार बंगाल के अधीन हुआ, तो बंगाल किस प्रकार स्वतंत्र हुआ इसके बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। जब मुगल की गद्दी पर औरंगजेब आसीन था, उसी समय औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सर्वप्रथम दीवान नियुक्त किया था। यह दीवान पद बंगाल के सूबेदार के अधीन एक पद था, अर्थात सूबेदार से नीचे एक पद था, जिस पर मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने नियुक्त किया। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके उपरांत मुर्शिद कुली खां ने दीवानी कार्य से जो लगान वसूल होता था उसे मुगल सम्राट को देना बंद कर दिया, अर्थात मुगल सम्राट को नजराना भेजना बंद कर दिया। उसी समय औरंगजेब अपने प्रिय पौत्र जो बहादुर शाह प्रथम का बेटा था, शहजादा अजीम या अजीम उस शान, उसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अजीम उस शान एवं मुर्शिद कुली खां के बीच संबंध मधुर नहीं थे। अजीम उस शान ने उसी समय अंग्रेजी कंपनी को 3 स्थान सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान कर दी और इन तीनों सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर को मिलाकर आधुनिक कोलकाता का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया। अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखसियर, जिसके बारे में आप पूर्व के क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि इसने अपने चाचा जहांदार शाह की हत्या कर मुगल गद्दी को प्राप्त किया और जब यह शासक बना था, इसने अपना राज्याभिषेक पटना में करवाया था। जब फर्रुखसियर मुगल गद्दी पे आसीन हुआ, तब इसने 1717 ईस्वी में
मुर्शिद कुली खां को बंगाल के दीवान के स्थान पर बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अर्थात इस समय मुर्शिद कुली खां अब बंगाल का नवाब बन गया। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को भी एक बड़ी रियायत प्रदान कर दी। इसने एक फरमान जारी करते हुए 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को बंगाल में निःशुल्क व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार मुर्शिद कुली खां को बंगाल के प्रशासन में नवाबी पद प्रदान किया। वहीं व्यापारिक जगत में मुस्लिमों की भी स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। इस प्रकार मुर्शिद कुली खां के बंगाल के नवाब बनते ही इसने बिहार पर बंगाल के नवाबों के प्रभुत्व को भी स्थापित कर दिया। 1733 ईस्वी आते आते बंगाल के नवाबों ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा संपूर्ण क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया और बंगाल के अधीन एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो गया, जिसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों सम्मिलित था। तो आइए अब स्वतंत्र बंगाल का जो प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खां था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसे बंगाल की नवाबी 1717 ईस्वी में प्राप्त हुई और 1727 ईस्वी तक यह नवाबी का कार्य किया। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर लिया। तत्कालीन समय में औरंगजेब के पौत्र अजीमुस्सान से संबंध मधुर न होने के कारण इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली। अजीमुस्सान का पुत्र फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में, जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ, बंगाल की सूबेदारी मुर्शिद कुली खां को प्रदान कर दिया एवं उन्हें सूबेदार पद पर नियुक्त किया। साथ ही साथ 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को उड़ीसा भी सौंप दिया। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। इजारेदारी प्रथा के तहत किसी निश्चित भूभाग को जमींदारों के अधीन सौंप दिया जाता है एवं जमींदार तय की गई निश्चित राशि नवाब को लगान के रूप में देता है। यह व्यवस्था बहुत अत्यधिक सफल नहीं रहा। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई। इसके उपरांत मुर्शिद कुली खां का दामाद शुजा-उद-दीन बंगाल का नवाब बना। शुजा-उद-दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना एवं 1739 ईस्वी तक इसने अपना शासन चलाया। इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार पूर्णतः बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। बिहार के कार्यभार को संभालने के लिए शुजा-उद-दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का दीवान नियुक्त किया। इस प्रकार बिहार के कार्यभार को संभालने के लिए आपने देखा कि शुजा-उद-दीन ने अलीवर्दी खां को 1734 ईस्वी में, जब 1733 ईस्वी में बिहार बंगाल के पूर्णतः अधीन हुआ, उसके उपरांत नाइब सूबेदार या उप नवाब के पद पर नियुक्त किया, जो कि 1740 ईस्वी तक अलीवर्दी खां इस पद पर बना रहा। 1739 ईस्वी में शुजा-उद-दीन की मृत्यु हो गई। उसके उपरांत एक अयोग्य शासक सरफराज खां बंगाल का नवाब बना, जो मात्र 1 साल तक ही शासन किया। इसी के समय में जो बिहार का उप नवाब अलीवर्दी खां था, उसने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया एवं उसे मार डाला और स्वयं अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। इस प्रकार अलीवर्दी खां ने मुर्शिद कुली खां के वंशजों को समाप्त कर स्वयं बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था। यह तत्कालीन समय में अंग्रेजों के व्यापार व्यवस्था के बारे में भली भांति परिचित था तथा अंग्रेजों की जो नीति थी उसे भी यह जानता था। अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था। यह न सिर्फ बंगाल में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया, बल्कि यह अंग्रेज जो तत्कालीन समय में व्यापार के लिए बंगाल में प्रवेश कर चुके थे एवं अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर चुके थे, उनकी भी मंशा से भली भांति यह परिचित था। अंग्रेजों के आगमन एवं व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में हम अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों एवं अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से की और इसने कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देगी और यदि इन्हें छेड़ा जाए
तो यह काट काट कर मार डालेगी, क्योंकि उस समय तक अंग्रेज अपने व्यापारिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जाना प्रारंभ कर चुके थे। इस प्रकार आपने देखा कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में विजय स्थापित कर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां, जो कि उस समय बिहार का उप नवाब था, जब यह बंगाल का नवाब बन गया तो बिहार की उप नवाबी जैनुद्दीन हैबत जंग को प्रदान कर दी। परंतु 1748 ईस्वी में अफगानों का आक्रमण हुआ और अफगानों ने बिहार के उप नवाब जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी। अलीवर्दी खां पटना के युद्ध में अफगानों को पराजित किया और अफगानों के विद्रोह को शांत किया। इसके शासनकाल में 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने फतुहा के समीप, यह स्थान देखें, यह फतुहा का स्थान है, इसी के समीप मराठों के साथ युद्ध में पराजित हुआ और वह मराठों के साथ एक संधि की, जिसके तहत 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ मराठों को देना स्वीकार किया। साथ ही साथ उड़ीसा प्रांत भी मराठों को प्रदान कर दिया। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें उसने सबसे बड़ी पुत्री का विवाह ढाका के शासक के साथ किया, दूसरी पुत्री का विवाह पूर्णिया के शासक के साथ किया एवं तीसरी पुत्री का विवाह पटना के शासक के साथ किया। इसके जीवन काल में अर्थात अलीवर्दी के जीवन काल में इन तीनों पुत्री के पति अर्थात अलीवर्दी खां के तीनों दामाद की मृत्यु हो गई थी। फलतः इसने अपनी सबसे छोटी पुत्री, जो पटना के शासक के साथ विवाह संपन्न हुआ था, उसके पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई। उसके उपरांत उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। इस प्रकार आपने देखा कि पटना के राजकुमार सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो इसके सामने कई विकट परिस्थितियां थे। इनके सगे संबंधी इसके विरोध में ही खड़े थे, क्योंकि उनकी जो अन्य मौसी, जो कि एक पूर्णिया में स्थित थी एवं दूसरी जो कि ढाका में स्थित थी, वे भी चाहते थे कि उनके पुत्र बंगाल का नवाब बने। साथ ही साथ बंगाल के कई प्रधान व्यक्ति भी इसके विरोध में खड़े थे। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में जब बंगाल का नवाब बना तो इसके समक्ष 3 प्रमुख शत्रु थे। पहला, पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, जो कि इसका मौसेरा भाई था। इसकी मौसी घसीटी बेगम, जो कि ढाका में विवाहित मौसी थी, एवं सबसे प्रमुख शत्रु अंग्रेज था। साथ ही साथ नवाब के दरबार में जगत सेठ, अमीन चंद, राज बल्लभ, जो कि एक धनाढ़ व्यक्ति था, राय दुर्लभ, मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का स्वयं यह सेनापति था, आदि ने एक गुट का निर्माण कर लिया, जो कि सभी के सभी सिराजुद्दौला के नवाब बनने के विरोध में थे। 1756 ईस्वी में ही राज बल्लभ का पुत्र ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने नवाबी न्याय दंड से बचने के डर से कृष्णादास, जो कि राज बल्लभ का पुत्र था, वह अंग्रेजों के शरण में भाग गया। उसी समय अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी व्यापारिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कलकत्ता में जो उनका किला था फोर्ट विलियम, उसका एवं फ्रांसीसी ने भी अपने चंद्रनगर के किले की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। बंगाल क्षेत्र में फ्रांसीसी एवं अंग्रेज दोनों अपना प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते थे। फलतः अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी फोर्ट विलियम का किलाबंदी प्रारंभ किया। वहीं फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर के किले की भी किलाबंदी शुरू कर दी और यह दोनों किलाबंदी सिराजुद्दौला के अनुमति के बगैर हो रहा था। सिराजुद्दौला ने इन दोनों को रोका, परंतु अंग्रेज नहीं माने, क्योंकि वर्तमान समय में अंग्रेज जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत बना रखे थे, उसके कारण इनमें महत्वाकांक्षा व्याप्त हो चुका था। फलतः सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी पर सिराजुद्दौला का अधिकार स्थापित हो गया। फलतः
फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक एवं सेनापति साथ ही साथ अन्य सेनाओं को वहां से भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण लेना पड़ा। इस प्रकार सिराजुद्दौला के जवाबी कार्रवाई के फलस्वरूप फोर्ट विलियम के अधिकारियों, सेनापति एवं अन्य सेनाओं को उड़ीसा स्थित एक फुल्टा द्वीप पर भागकर शरण लेना पड़ा। इस बात की जानकारी जब मद्रास प्रेसिडेंसी को पता चला तो इसने इसका जवाबी कार्यवाही की। तत्कालीन समय में मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, जो कि तत्कालीन समय में एक योग्य अंग्रेजी गवर्नर था। इसे स्वर्ग से उतरा सेनानायक की भी उपाधि प्राप्त थी। इन्हीं संदर्भ में 20 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला कोलकाता पर जवाबी कार्रवाई कर रहा था, उसी दरमियान ब्लैक होल की घटना घटी। 20 जून की रात को सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजी बंदियों को 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी कमरे में बंद कर दिया, जो कि इस छोटे से कमरे में 146 व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त जगह था। अगली सुबह जब कमरा खोला गया तो हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति उस कमरे में जीवित बच पाए, क्योंकि बहुत छोटा कमरा होने के कारण एवं पर्याप्त हवा न मिलने के कारण सारे कैदी दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। चूँकि इस घटना की सत्यता बहुत अधिक प्रमाणिक नहीं है, इसकी जानकारी मात्र एक व्यक्ति हॉलवेल द्वारा प्राप्त होता है, जो कि माना जाता है कि इन 23 व्यक्तियों में जीवित में से एक थे। जब इन सभी स्थिति के बारे में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर क्लाइव को पता चला तो वह अपनी एक सेना के साथ बंगाल पर आक्रमण किया। इस प्रकार कलकत्ता की स्थिति की जानकारी जब मद्रास प्रेसिडेंसी को पहुंचा तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर क्लाइव के नेतृत्व में सेना कलकत्ता पहुंची और सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई, जिसे कलकत्ता अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अलीनगर की संधि में कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार दोनों प्राप्त हुआ, अर्थात कलकत्ता इन्हें पुनः प्राप्त हो गया एवं पूर्व की व्यापार में जो विशेष रियायत अंग्रेजों को प्राप्त थी वह भी प्राप्त हो गया। साथ ही साथ कंपनी को नवाब द्वारा मुआवजा भी देने की बात की गई। इसके अतिरिक्त कंपनी को अपने स्थलों पर दुर्गीकृत यानी किलाबंदी करने की, सिक्के ढालने की भी अनुमति प्राप्त हो गई। परंतु इतने मात्र से लॉर्ड क्लाइव संतुष्ट नहीं हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ अलीनगर संधि के उल्लंघन का आरोप लगा दिया और उनका कहना था कि जिन जिन रियायतों के बारे में अलीनगर संधि में तय की गई उसे सिराजुद्दौला ने नहीं माना। फलतः यह आरोप लगाते हुए लॉर्ड क्लाइव ने युद्ध का षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इस युद्ध के षड्यंत्र में सिराजुद्दौला के विरोधियों ने अंग्रेजों को साथ दिया, क्योंकि वह पहले से उसके नवाब बनने के खिलाफ थे। फलतः 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव की सेना एवं सिराजुद्दौला की सेना के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। तो आइए हम प्लासी के युद्ध के बारे में जानते हैं, जिसके कारण ही ब्रिटिश शासन की नींव संपूर्ण भारत में पड़ी। प्लासी का युद्ध एक प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, बल्कि यह षड्यंत्र का एक परिणाम था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में शामिल था और किसी भी राजा के सेनापति अगर उसका साथ छोड़ दे तो युद्ध में हार निश्चित हो जाती है। इस प्लासी के युद्ध में मीर मदान और मोहनलाल दो ऐसा व्यक्ति था जिसने सिराजुद्दौला के साथ निष्ठापूर्वक अंतिम तक लड़ता रहा और अंततः शहीद हो गया। मीर जाफर का पुत्र मीरन इसी युद्ध में धोखे से मीर जाफर के इशारे पर सिराजुद्दौला का युद्ध में हत्या कर दिया। फलतः अंग्रेज विजयी हो गए और इस प्रकार प्लासी के युद्ध की सफलता ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डाली, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों का अधिकार मात्र व्यापार तक ही सीमित था। इस युद्ध के उपरांत यह शासन व्यवस्था में भी प्रवेश कर गए और यहीं से इनका
भारत को गुलाम बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। प्लासी के युद्ध में षड्यंत्रों के तहत अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। फलतः प्लासी के युद्ध की सफलता के उपरांत मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना। मीर जाफर को क्लाइव का गधा भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्लाइव के इशारों पर चलता था। मीर जाफर ने क्लाइव को उपहार स्वरूप इतना अत्यधिक धन प्रदान किया कि बंगाल के राजकोष खाली हो गया। ऐसा माना जाता है कि मीर जाफर ने क्लाइव को अपने महल के सोने चांदी के बर्तनों को बेचकर भी उपहार देता रहा। 1760 ईस्वी में मीर जाफर अंततः अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अंग्रेजों को सहायता न प्रदान करने की बात कही। फलतः अंग्रेजों ने उसी का दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर के उपरांत मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम एक योग्य शासक था। इसने अपनी शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ की एवं अंग्रेजों से पृथक शासन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश भी की। मीर कासिम 1760 ईस्वी में शासक बना और 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाबी कार्य किया। मीर कासिम अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। इसने अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, क्योंकि तत्कालीन समय में मुर्शिदाबाद पर अंग्रेजों का प्रभुत्व काफी बढ़ चुका था। फलतः यह बिहार के एक क्षेत्र मुंगेर में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली ताकि यह स्वतंत्र रूप से अपनी शासन व्यवस्था को चला सके। मुंगेर में ही इसने तोपों तथा बंदूक बनाने का कारखाना स्थापित किया। तत्कालीन समय में अंग्रेजों को जो निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त था, फलतः मीर कासिम एक रणनीति के तहत भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी ताकि भारतीय व्यापार को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि उस समय अंग्रेज तो कर मुक्त व्यापार कर रहे थे, परंतु भारतीय व्यापारियों को बड़े अधिक मात्रा में कर देना पड़ता था। फलतः इस कार्रवाई से अंग्रेजी गवर्नर नाराज हो गया और अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया। वर्तमान समय में बंगाल का उप गवर्नर वेंसीटार्ड था। मीर कासिम आक्रमण की जवाबी कार्रवाई करते हुए 1763 ईस्वी में मुंगेर से पटना पहुंचा और वहां व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस की हत्या करते हुए अवध पहुंचा। मीर कासिम उस समय जो मुंगेर में अपना शासन व्यवस्था चला रहा था राजधानी बनाकर, जब अंग्रेजी कार्रवाई हुई तो यह पटना पहुंचा और पटना में व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस की हत्या करते हुए यह अवध क्षेत्र में पहुंचा। उस समय अवध का शासक शुजा-उद-दौला था। अवध में ही शाह आलम द्वितीय भी आया हुआ था और बंगाल का नवाब मीर कासिम भी वहां पहुंचा और इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की नीति बनाई। जब मीर कासिम अवध पहुंचा तो उस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी वहां उपस्थित थे। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम तीनों ने एक संघ का निर्माण किया एवं अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त रूप से युद्ध करने का निर्णय लिया। फलतः 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को संयुक्त सेना एवं क्लाइव की सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ और इस संयुक्त सेना में मीर कासिम की सेना, शुजा-उद-दौला की सेना और शाह आलम की सेना सम्मिलित थी। इन तीनों की सेनाओं के संयुक्त होने के उपरांत भी अंग्रेज बक्सर के युद्ध में सफलता प्राप्त किए, क्योंकि माना जाता है कि बक्सर का युद्ध भी एक प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। इसमें भी अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत ही सफलता स्थापित की थी, पर अंततः अंग्रेजों को ही सफलता प्राप्त हुई और बक्सर के युद्ध की सफलता ने भारत में अंग्रेजी शासन की सत्ता को सुनिश्चित कर दी। बक्सर के युद्ध के उपरांत अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि 2 चरण में हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12
18 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ और यह संधि लॉर्ड क्लाइव एवं शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक थे उनके मध्य हुआ। इसके प्रमुख शर्त थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान जारी किया और उसके तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों स्थान की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी। अब अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों क्षेत्र में राजस्व वसूली कर सकते थे। इस प्रकार अंग्रेजों के अधीन न सिर्फ बिहार अपितु बंगाल, उड़ीसा से अपना शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गया। का द्वितीय शर्त था इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र जो कि अवध के शासक के अधीन था, उसे अवध के शासक से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने प्रदान कर दिया और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख का प्रति वर्ष पेंशन देना तय किया गया। साथ ही साथ मात्र इलाहाबाद क्षेत्र में ही शाह आलम द्वितीय को शासक बनाकर छोड़ दिया गया। उत्तरी सरकार की जागीर कंपनी को प्राप्त हुई। भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से इस क्षेत्र को उत्तरी सरकार का क्षेत्र कहा जाता है, जिसकी जागीरदारी अंग्रेजों को मुगल सम्राट ने प्रदान कर दिया। इस प्रकार बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं उत्तरी सरकार का क्षेत्र अंग्रेजों के शासन के अधीन हो गया। इस प्रकार इलाहाबाद की प्रथम संधि संपन्न हुई। इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन आधुनिक भारत के इतिहास में करेंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को संपन्न हुआ। यह संधि लॉर्ड क्लाइव एवं शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था उसके मध्य हुआ। इसका पहला शर्त था इलाहाबाद एवं कड़ा के अतिरिक्त अवध का संपूर्ण क्षेत्र अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रथम संधि के तहत इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र अवध से छीनकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को प्रदान किया गया। कंपनी को हर्जाना के तौर पर इस बक्सर के युद्ध में जो खर्च हुआ उसके हर्जाना के तौर पर 50 लाख रुपया प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के अधीन हो गया। इस प्रकार यहाँ मध्यकालीन बिहार का इतिहास समाप्त हो गया। अगले अध्याय में हम आधुनिक बिहार या मॉडर्न बिहार का अध्ययन करेंगे। अगर यह अध्याय आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो रहा है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।